दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो हमारी डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2022 के अंदर जो पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। पूरा सिलेबस हम जानेंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सिर्फ वही पढ़ें जो आपके एग्जाम में काम आए, वही आप पढ़ें जो आपका पूरे का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करता हो। इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम पीजीटी हिस्ट्री का डीएसएसपी का पूरे का पूरा सिलेबस जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं कोरियर के माध्यम से। पूरे भारत में किसी गाँव में, शहर में आप कहीं भी हैं, आपको ये सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरीके की बुकलेट में पूरे के पूरे सेट होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। लगभग 10 से 12 बुकलेट में पूरा सेट होता है, जिसमें आपकी जनरल सेक्शन की और सब्जेक्ट की अलग-अलग बुकलेट होती हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके फटाफट ऑर्डर कर लीजिए, जिसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप मंगवा सकते हैं। उसके अलावा आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है अपना नाम, अपने सिटी का नाम, एग्ज़ाम और सब्जेक्ट, ताकि आपकी पूरी की पूरी आपको पूरी जानकारी हम दे पाएँ, कब फॉर्म आ रहे हैं, कब एग्ज़ाम होना है, कौन सी क्लासेस हमारी कब-कब आ रही हैं, हर चीज़ आपके साथ व्हाट्सएप पे हम आपको अपडेट रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 8-10 उन मेरे लेक्चर्स का लिंक दूँगा, जो अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपका लगभग-लगभग 70 से 80% सिलेबस तो उन्हीं में कवर हो जाना है। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स हो, मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स हो, मिडवल हिस्ट्री का क्रैश कोर्स हो, या फिर आपका गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश या फिर दूसरी डायनेस्टी हो, जिनको लाखों बच्चों ने देखा है। किसी को 6.5 लाख, किसी को 7 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 4 लाख, इतने बच्चों ने उन वीडियोज़ को देखा है और उनके ऊपर जो कमेंट है ना, वो पढ़ के हमें इतनी खुशी मिलती है कि बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर पहली बार हमने इस चीज़ को पढ़ा है और इतने अच्छे से समझा है। तो उन वीडियोज़ को आप देख लीजिए बिल्कुल, अगर उनको देखेंगे तो आपकी तैयारी में तो कोई कमी नहीं रहेगी, ये गारंटी तो आपको मैं देता हूँ। तो आइए सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, एक-एक टॉपिक को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सभी चैप्टर हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन से चैप्टर आपके यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री के अंदर हैं। सबसे पहला जो चैप्टर पीजीटी हिस्ट्री में होता है, वो होता है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, स्कोप, डेफिनिशन, कांसेप्ट एंड वैल्यूज़। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर सब्जेक्ट के लिए होता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, किसी के लिए भी हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब्जेक्ट के लिए एक इंट्रोडक्शन होता है। उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, उसका आधुनिक समय में स्कोप क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या-क्या हैं, उसके कांसेप्ट कौन से हैं और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले चैप्टर में देखने को मिलती है। दूसरा जो चैप्टर है आपका, वो है वैदिक एंड पोस्ट वैदिक ईरा। वैदिक और पोस्ट वैदिक ईरा, इससे पहले आप इसको शुरू से शुरू कर सकते हैं, चाहे वो आपका वैदिक काल हो, चाहे वो उत्तर वैदिक काल हो, चाहे वो इंडस सिविलाइजेशन हो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जितनी भी सभ्यताएँ हैं भारत और यूनान से, वो ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएँगी। उसके बाद टॉपिक है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के टॉपिक भी आपके एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि जितने बच्चे इस चीज़ को समझते हैं, उनको ये पता होता है कि चारों हिस्से इसमें पूछे जाएँगे। एंशिएंट हिस्ट्री भी होगा, मिडीवल हिस्ट्री भी होगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी होगा और वर्ल्ड हिस्ट्री भी होगा। अब उसमें इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, बच्चे कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक बताऊँगा, जिसमें लगभग 85 प्लस या 90 के आसपास आपका हिस्ट्री का सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत इधर-उधर भागने की नहीं है। काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, उनके बारे में भी बता दूँगा। तो आइए देखते हैं। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म की बात अगर बात करें कि अलेक्जेंडर के आक्रमण, मगध का उदय, ये एक ऐसा चैप्टर है, चाहे भारत के अंदर अलेक्जेंडर ने कब आक्रमण किया, अलेक्जेंडर कौन था, भारत में सबसे पहले किसकी उसकी टकराहट हुई, किसने सबसे पहले घुटने टेके, चाहे राजा पोरस के साथ उसका युद्ध हो, जो भारतीय इतिहास का सबसे पुराना युद्ध माना जाता है हेडस्पीज का, या फिर उसके बाद एक तरफ
धनानंद का पतन माना जाता हो, या फिर उसी के पतन के ऊपर चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदय हो, फिर सेल्यूकस निकोटर के साथ उनका टकराव हो, और ये धीरे-धीरे पूरे का पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर अलेक्जेंडर के अटैक से मगध के उदय तक आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर बात करें गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, कुषाण, हुन, शक, एटीसी जो उस समय आप लोगों को देखने को मिलेंगी, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो गुप्त वंश हो, कुषाण हो, हुन हो, शक हो, ये भी आप लोगों को अलग-अलग चैप्टर देखने पड़ेंगे। यानी बीसी से लेकर एडी तक आपको जो टर्न करवाएँगे, वो ये कुछ चैप्टर आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद जब एडी आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा ईस्वी में, तो उसमें पुष्यभूति वंश जिसे वर्धन वंश के रूप में बाद में आगे बढ़ाया गया हर्षवर्धन के द्वारा, जिसमें सभी होंगे। वर्धन पुष्यभूति वंश से शुरू करोगे राजा पुष्यभूति से, उसके बाद आगे बढ़ते जाओगे, तो उसमें आप लोगों को समस्त ये चैप्टर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। चाहे वो हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन का गद्दी पर बैठना हो, उसके पिता की मृत्यु हो, उसकी बहन राज्यश्री का कन्नौज के राजा के साथ विवाह हो, फिर उसका अपहरण हो और राजा हर्षवर्धन का राजा बनना हो, फिर अपनी बहन को छुड़वाने के लिए साउथ इंडिया की तरफ उनका एक प्रकार से प्रस्थान हो, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। चोल एम्परर एक इतना बड़ा एम्परर जिसने भारतीय इतिहास में माइलस्टोन बना दिए। एक ऐसा इतिहास जिन लोगों ने एक ऐसा साम्राज्य जिन्होंने भारत के अंदर ऐसे-ऐसे मंदिर, चाहे वो पुरी का मंदिर हो, चाहे वो बृहदेश्वर का मंदिर हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर दिलवाड़ा के जैन मंदिर हों, एक ऐसा जिन लोगों ने एक अलग ही प्रणाली शुरू कर दी, जो मंदिरों के रूप में थी, उनका वो चाहे आप राज-राज प्रथम हो या दूसरे हों, वो सब आप लोगों को यहाँ पर देखने हैं। उसके बाद गजनवी और गोरी के आक्रमण जो एंशिएंट हिस्ट्री से मिडवल हिस्ट्री की तरफ आपको कवर करवाएँगे। चाहे वो गजनवी के 1000 ईस्वी से लेकर 1025 तक किए गए 17 आक्रमण हों, या फिर मोहम्मद गोरी के छोटे-छोटे आक्रमणों से बढ़कर 1191-92 के तराइन के युद्ध हों, या फिर गोरी का एक तरफ गजनी और एक तरफ भारत के अंदर अपने साम्राज्य को जमाना हो, भारत के अंदर ऐबक को अपनी सत्ता देना हो और गजनी के अंदर यालदोज को अपना उत्तराधिकारी बनाना हो, ये सारी चीज़ें फिर आप दिल्ली सल्तनत के अंदर आप लोगों को कई सारे छोटे-छोटे डायनास्टीज़ दिखेंगी, जो छोटी डायनास्टी से शुरू होकर बड़ी डायनास्टी तक चलेगी, जिसमें इस तर्ज पर इस एक सेंटेंस पर हम काम करते हैं, गुल खिले तो साँस लो मुगलों। इसमें सभी वो सारी डायनास्टीज़ होंगी, चाहे चाहे आपका गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, तुगलक हो, सैयद हो, लोधी हो, मुगल हो, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर दिख जाएँगे। ये पूरी मिडवल हिस्ट्री को आपको कवर करेंगे। इसके साथ-साथ सूर्यवंश भी आएगा, मराठा आएगा, टीपू एंड कंपनी आएँगे जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान और सिख साम्राज्य महाराजा रणजीत सिंह के से लेकर के और आप लोगों को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में हो, या फिर सिखों के दसों गुरुओं के समय में नानक जी से लेकर के गोविंद सिंह जी तक एक पूरा का पूरा प्रस्थान हो। ये कुछ हैं जो मिडवल हिस्ट्री को पिरो देंगे। ये भारत की मिडवल हिस्ट्री को ये 2 ही लाइनें पिरोती हैं। एक 9th वाला पॉइंट, एक 10th वाला पॉइंट। 9th वाले में जब मिडवल हिस्ट्री की तरफ आप बढ़ते हो, तो गुलाम वंश से शुरू करते हो कुतुबुद्दीन ऐबक से। चाहे फिर ऐबक हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे रज़िया हो, चाहे बलबन हो, उसके बाद खिलजी की तरफ जाएँगे, तो खिलजी वंश होगा। तुगलक आपको सामने देखना पड़ेगा, चाहे वो तुगलक फाउंडर हो, चाहे फिर वो अ, ज पूरे के पूरे फिरोज़ शाह तुगलक तक आप चले जाइए। मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह, फिरोज़ शाह तुगलक, सैयद वंश आपको दिखेगा। लोधी वंश में आप लोगों को बहलो लोधी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सिकंदर लोधी देखना है। सिकंदर लोधी के साथ-साथ आप लोगों को इब्राहिम लोधी, मुगलों में आप देखिए पूरे का पूरा पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो बाबर है, हुमायूँ है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है, औरंगज़ेब है और आगे बढ़ेंगे। वैसे आपको सूर्यवंश में देखिए शेरशाह सूरी एक भारत के अंदर एक ऐसा राजा जिसको शेर के मारने के लिए एक बड़ी शेर खान की उपाधि दी गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मुगल साम्राज्य के किले को ढहा दिया और 1540 के अंदर हुमायूँ को छोड़कर भागना पड़ा। फिर वो वापस उसकी मृत्यु के बाद आ पाया। मराठा भारत का एक बहुत बड़ा नेतृत्व दिखा। हैदर अली, टीपू सिखों में चाहे वो गुरुओं का साम्राज्य हो, चाहे वो राजा महाराजा रणजीत सिंह के बाद के साम्राज्य हों, चाहे वो मुगलों के साथ टकराना हो, ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। 11वें नंबर पे आपको एंट्री ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। भारत में यूरोपियनों का जो आगमन है, एंट्री है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, ये चीज़ें आपको देखनी है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन 1492 के अंदर
स्पेन के द्वारा एक व्यक्ति को भारत की खोज करने के लिए लॉन्च किया गया। वो व्यक्ति कोलंबस था। भारत आने के लिए निकला जरूर, भारत पहुंच नहीं पाया। जाने अनजाने एक नई दुनिया की खोज की, जिसे बाद में अमेरिका कहा गया। रेड इंडियन वहां के लोगों को कहा गया। फिर 1498 में फिर शुरुआत हुई। पुर्तगाल ने अपने वास्को डी गामा को लॉन्च किया। वास्को डी गामा से पुर्तगाली कंपनी भारत में आई। फिर चाहे वो ब्रिटिश कंपनी हो, डच हो, दूसरी डेनमार्क हो, फ्रेंच हो, सभी कंपनियों का भारत में धीरे धीरे आगमन रहा। और उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल इंपैक्ट जो इंडिया पर रहेगा, उसको आप लोगों को बड़े बखूबी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से टॉपिक होते हैं, मैंने बनाए भी हैं। उसके बाद 12वां टॉपिक है रिएक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन ब्रिटिश एक्टिविटीज। जो ब्रिटिश एक्टिविटीज हुई, ब्रिटेन की जो गतिविधियां हुई, उसके ऊपर इंडियन इकोनॉमी का क्या रिएक्शन था, ये चीज भी आपको देखनी है। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारी कंपनी बनकर आई जरूर थी, लेकिन सपने कुछ और थे। 1600 से लेकर के 1757 तक का जो सपना ब्रिटिश कंपनी का था, वो ट्रेड एंड कॉमर्स था। लेकिन 1757 से प्लास्टिक के युद्ध से लेकर 1857 तक वो कंप्लीटली एक प्रकार से कॉलोनियलिज्म में, एक उपनिवेशीकरण में ढल चुकी थी। तो ये भी आपको रिएक्शन देखना है। 13वां है ब्रिटिश मूव फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स टू कॉलोनलिज्म। ये मैंने बताया था आपको कि ब्रिटेन का ट्रेड एंड कॉमर्स से कॉलोनलिज्म की तरफ जो मूव था, पहले वो व्यापार करने आए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, व्यापार तो हो गया हमारा, टैक्स हमें बचाना है, तो व्यापार को उसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा। भारत का माल, कच्चा माल सस्ते दामों पर लेना है, तो भी राजनीतिक सत्ता चाहिए। भारत में तैयार माल महंगा बेचना है, तो भी राजनीतिक सत्ता चाहिए। और इस पॉलिटिकल पावर को उन्होंने इसी वजह से लिया कि टैक्स को भी बचाया जा सके, कच्चा माल सस्ता मिले, तैयार माल महंगा मिले, बने बेचा जाए, यानी भारत से पैसे का दोहन एक प्रकार से इंग्लैंड की तरफ बढ़े। उसके बाद 14वें नंबर पे आपको देखना है इंडियन मोमेंट। इंडियन मोमेंट पूरा सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक इंडियन मोमेंट के अंदर अलग अलग चरण दिखेंगे। 1857 की क्रांति हो, उसके रीजन, उसका इफेक्ट, और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो चेंजिंग आई 1858 में, महारानी विक्टोरिया के द्वारा कंपनी को बुलाया गया वापिस। भारत सीधा ब्रिटेन की महारानी के अंडर में आया। गवर्नर जनरल और वायसराय के अंदर चेंजिंग हुए। काफी सारे परिवर्तन आपको यहाँ पर दिखे। उसके बाद 16वां चैप्टर है इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947। 1857 से 1947 तक जो पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, चाहे वो कांग्रेस की स्थापना हो, चाहे वो एक बंगाल विभाजन हो बाद में जाकर के, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, सूरत विभाजन हो, खुदीराम बोस की मृत्यु को फांसी दी जाना हो, मार्ले मिंटो हो, 1911 में देश की राजधानी बदलना हो, यानी तमाम वो चीजें, चाहे वो एक्ट हो सारे, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, गोलमेज सम्मेलन, सब कुछ आपको आगे तक चलना पड़ेगा। 17वें नंबर पे ईयरली इंसिडेंट, 1905 से 1947 तक ईयरली इंसिडेंट, जिसके ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई है, वो आप जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है बहुत कुछ उसमें आपको समझाने की। पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आजादी के बाद भारत का इतिहास कैसा रहा, चाहे वो भारत के विदेशों के साथ 3-3 युद्ध हो, चाहे वो भारत के अंदर उभरते हुए इतिहास हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीतिक चेतनाएं हो, ये आपको 1947 से लेकर के 2020 तक, इसमें कुछ करंट के टॉपिक होंगे, कुछ राजनीतिक होंगे, सामाजिक होंगे, ज्योग्राफिकल होंगे, इकोनॉमिकल होंगे, बट वो पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में ही आता है। भारत के संविधान का निर्माण हो, ये भी एक टच आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, कैबिनेट मिशन से लेकर के देश के अंदर संविधान बनने तक, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है, तो ये भी टॉपिक रहेगा। और उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री इन इंडियन कंटेस्ट। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास भारतीय कंटेस्ट में जो देखना है, उसके भी कुछ टॉपिक आपके सामने होंगे, वो भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये दोस्तों वो तमाम चीजें थी जो आपके सिलेबस के अंदर काउंट होती हैं। आई ट्राई टू मेंशन ऑल थिंग्स इन सिंपल एंड ओपन वे, और आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल वीडियोज ऑन चैनल एज सुन एज पॉसिबल। मैंने कोशिश की है ज्यादातर चीजें आपको सामने रखने की, और जल्दी से जल्दी मैं बाकी वीडियोज भी बना के अपलोड कर दूंगा। हालांकि पहले मैंने काफी वीडियोज हिस्ट्री पॉलिटी पर बना रखी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और स्टडी मेटेरियल अगर ऑर्डर करना है तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपने घर मंगवा सकते हैं, जब भी आपको चाहिए
उसी दिन ऑर्डर होके यहाँ से आपको स्लिप मिल जाएगा, कोरियर ट्रैक कर सकते हैं। 2 से 3 दिन मुश्किल से लगते हैं आप लोगों के घर तक पहुँचने में, पूरे भारत में मटेरियल जाता है। आप लोग, मुझे लगता है कि रियल में अगर तैयारी करते हैं, तो आप लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होता है। हर वो इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है जो अलग-अलग नौकरी कर रहा है। आज मेरी एक बच्चे से बात हुई, वो केवीएस में जॉब कर रहा है। उसने कहा कि सर मुझे डीएसएसबी देना है। मैंने बोला क्यों देना है डीएसएसबी? उसने बोला सर मैं केवीएस में हूँ और नॉर्थ ईस्ट में हूँ, बट मैं दिल्ली आना चाहता हूँ, मैं दूर नहीं रह सकता और मुझे डीएसएसबी जॉइन करना है। आप सोचिए, जिन लोगों ने ऑलरेडी बड़ी-बड़ी जगह सिलेक्शन ले सकता है, वो लोग आपके कॉम्पिटिशन में हैं और उनकी तैयारी पहले भी थी, अब भी वो कर रहे हैं, तो आपको उनसे बेस्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप समझ के ज़रूर चलिए। डीएसएसबी उसके साथ अपना नाम, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, सीटी अपना लिख करके मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका नंबर सेव कर लूँगा। जो भी वीडियोज़ मैं नए लेक्चर बनाऊँगा, जो भी अपडेट करूँगा, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू हम भेजते रहेंगे और मटेरियल के लिए तो आप लोगों के पास ये नंबर मेरा है ही। जितना जल्दी आप लोग मेहनत शुरू कर देंगे, रिज़ल्ट अच्छा आने के उतने ही चांसेज़ बढ़ जाएँगे। आज के लिए इतना ही।